मेरी ह्यूमैनिटीज़ वालों, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ तो भाई आज अपन पढ़ेंगे न्यू चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत आसान चैप्टर। वैसे तो यार देखा जाए ना तो ये पूरी की पूरी बुक ही आसान है। मतलब सारे के सारे आसान चैप्टर जो थोड़े बहुत हार्ड चैप्टर थे, थोड़े बहुत, वो सारे के सारे तुम्हारे कट चुके हैं इसी साल के लिए। मतलब हाँ, इस वाले सालों के बच्चों के लिए वापस से ऐड हो जाएंगे, तो ज़्यादा खुशी मत होना। हाँ तो भाई अपना पहला टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तुम बता देता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। इनमें सिमिलरिटी सिर्फ यही है कि दोनों चेंज को बताते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ। ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डेवलपमेंट ओनली पॉजिटिव। तुमने कभी सुना है कि कोई चीज़ डेवलप हुई है लेकिन वो नेगेटिवली डेवलप हो गई? नहीं ना, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। और जो अपनी ग्रोथ होती है उसमें क्वालिटी में चेंज आता है, क्वांटिटी में नहीं। मतलब सॉरी, जो ग्रोथ होती है उसमें अपने क्वांटिटी में चेंज आता है, नंबर में, क्वालिटी में नहीं। और डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटी में चेंज आता है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी जब बढ़िया होती है तभी तो उसका डेवलपमेंट होता है ना। अगर मान लो कि तुम्हारे अंदर कुछ कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, तब तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है। अब तुम्हारे मान लो कि तुम्हें फुटबॉल खेलनी नहीं आती थी, अब मान लो तुम्हें फुटबॉल खेलनी आ गई, तो ये नेगेटिव थोड़ी हुआ, तो पॉजिटिव हुआ ना। तो डेवलपमेंट जब भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और उसमें क्वालिटी में इम्प्रूव होगा, ना कि क्वांटिटी में। और जो अपना ग्रोथ होता है, ग्रोथ के अंदर क्वांटिटी के अंदर क्या नाम है, मतलब बढ़ाव या घटाव होता है। मतलब क्वांटिटी में चेंज आता है, और ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो चलो भाई बुक से पढ़ते हैं। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दोनों चेंज को बताते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में होता है। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज डैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। मैंने बताया था ना, ग्रोथ में क्वांटिटी में चेंज आता है, और वैल्यू न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है, बताया मैंने। दिस मीन्स डैट द चेंज, जो चेंज आया ना मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी। ग्रोथ क्या होती है बेसिक बता देता हूँ। ग्रोथ में क्वांटिटी में चेंज आता है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और ये एक और क्या नाम है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में सेम क्या है, बस वो एक चेंज बताते हैं पीरियड ऑफ टाइम के अभी बीच में। अब आया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटी में चेंज आना, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब कई बच्चे बोलेंगे भाई पॉजिटिव क्यों होगा हमेशा? जैसे तुमने बताया ना कि फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें फुटबॉल खेलनी नहीं आती, तुमने फुटबॉल सीखी, तो तुम्हारे एक अंदर एक नई स्किल डेवलप हुई, डेवलपमेंट हुआ ना। तब तुमने फुटबॉल की स्किल सीख ली, तो नेगेटिव थोड़ी हुआ, पॉजिटिव ही तो होगा। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए ये अपना पॉजिटिव रहेगा। मान लो कोई मोटा इंसान है, वो पतला हो गया, तो उसका डेवलपमेंट ही तो हुआ ना। और अब अगर ये है कि कोई मोटा इंसान, सॉरी कोई पतला इंसान अगर मोटा हो गया, तो ये डेवलपमेंट थोड़ी है। कोई बोला डेवलपमेंट तो मोटा के भाई, डेवलपमेंट वो ग्रोथ है, वो ग्रोथ है। ठीक है जी, समझे। और डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और डेवलपमेंट तभी होगा कि किसी भी चीज़ में और इंक्रीमेंट हो। मान लो कि मैं 50 किलोमीटर मैं दौड़ लेता हूँ 100 मीटर 10 सेकंड के अंदर, लेकिन अब डेवलपमेंट कब होगा कि मैं वही 100 मीटर 9 सेकंड में या 8 सेकंड में दौड़ने लग जाऊँ, वो होगा डेवलपमेंट। ठीक है जी। Development means a qualitative change which is always positive. This means that development can't take place unless there is an increment or addition to the existing condition. मैंने बताया ना तुम्हें कि मान लो कि मैं 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में पूरी कर लेता हूँ। इसमें डेवलपमेंट कब होगा? जब मैं वही 100 मीटर की रेस 8 सेकंड में पूरी कर लूँ। और अब दूसरा क्या है, येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लेड टू डेवलपमेंट। हाँ, ये भी एक और बात कि ज़रूरी नहीं है कि जब ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव हो तो बढ़िया ही हो। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि कोई सी भी स्टेट या कोई सी भी जगह की पॉपुलेशन मान लो 1 लाख थी, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मान लो 1 या 2 साल में उसकी पॉपुलेशन 2 लाख हो गई, 1 लाख से बढ़ गई। अब वो 2 लाख पॉपुलेशन हो गई, लेकिन वो पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन वहाँ की हाउसिंग फैसिलिटीज़, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के हॉस्पिटल, मतलब जो भी बाकी की जो चीज़ें थी वो सेम टू सेम 1 लाख के बराबर की रही, जो 1 लाख को सपोर्ट करेगी। तो ये ग्रोथ कुछ काम की नहीं है, ग्रोथ तो हुई है लेकिन इसके साथ डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब तो मैं और ढंग से समझाता हूँ एग्जांपल के साथ। देखो ये रहा, फॉर एग्जांपल
if the population of a city grow from 1 lakh to 2 lakh over a period of time, we saw that the city grow. However, if a facilities like a housing, provision of basic services, other characteristics remain the same, then the growth has not been accomplished by development. क्योंकि डेवलपमेंट होता है हमेशा पॉजिटिव, इसमें डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं. ग्रोथ हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन जो जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो तो 1 लाख के बराबर की रही है ना, तो इसके अंदर वो तो हुआ नहीं, सिर्फ ग्रोथ हुई है. तो जब भी पॉजिटिव ग्रोथ हुई इसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़िया होगी. अभी तुमने बताई थी मैंने एग्जांपल. ठीक है जी, अब अपन को क्या पढ़ना है. हाँ, अब देखो ये ह्यूमन डेवलपमेंट कोई सी भी अपन कंट्री को, पहले मतलब तो था ना कि अपन बोलते हैं कि जैसे अमेरिका डेवलप है, तो ये पहले किसी भी कंट्री को ये डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है बताने का ये तरीका था कि उनकी इनकम देख लो, ज़्यादा इनकम ज़्यादा डेवलप. लेकिन भाई बाद में मालूम पड़ा है इनकम का क्राइटेरिया मतलब ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि देखो यार मतलब मान लो कोई कंट्री बहुत अमीर है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक मतलब सोसाइटी सिर्फ एक सेक्शन के पास ही ज़्यादा पैसा है, बाकी सब गरीब है. तो ये तो क्राइटेरिया ख़राब है. बस 1-2 लोग अमीर है, उस चक्कर में पूरी की पूरी कंट्री को अमीर का अपना दर्जा दे रखा है. देखो ये रहा. फॉर मैनी डिकेड्स द कंट्री लेवल ऑफ डेवलपमेंट वॉज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस मीन दैट द बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप्ड इट वॉज कंसिडर्ड. इवन थॉट दिस ग्रोथ डिड नॉट रियली मीन मच चेंज इन द लाइफ ऑफ मोस्ट पीपल. क्यों? क्योंकि भाई साहब वो कुछ ही लोग अमीर है, सारे के सारे लोग अमीर नहीं है. अब जैसे मैंने बताया था नहीं, ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. देखो ये, डू यू नो दैट सिटीज ऑल्सो ग्रो नेगेटिव. अब ग्रोथ कैसे हुई? देखो ये पहले सुनामी आने से पहले जो भी इलाके आइलैंड है वो ऐसा दिखता था, सुनामी आने के बाद वो ऐसा हो गया, इतना डूब गया. तो ग्रोथ हुई है. अब ये मत बोले यार ग्रोथ तो बढ़ती नहीं जी, ग्रोथ नेगेटिव भी होती है. तो ये नेगेटिव ग्रोथ है, पहले इतना था अब इतना हो गया. अब यह है कि द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इन्जॉय, कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उनके पास फ्रीडम कितनी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के. मतलब कोई सी भी अगर कंट्री डेवलप है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि उनकी जो मतलब लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इन्जॉय इन अ कंट्री, अपॉर्चुनिटी दे हैव एंड द फ्रीडम दे इन्जॉय. ठीक है जी. अब क्या है, दीज आइडिया वर क्लियरली स्पेल्ड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेट 1880s एंड 90s. ये बोला कितने था, ये जितने भी आइडियाज थे सबसे पहले लाया कौन था, क्या नाम है अपना, ये 80s और 90s के अंदर साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट था एक, महबूब अल हक और एक अमर्त्य सेन. इन्होंने बोलता, अमर्त्य सेन तो अपनी इंडिया की थी और महबूब अल हक पाकिस्तान के थे. अब देखो जो ये MCQ में पूछा जा सकता है तुमसे. हाँ तो भाई मैं क्या बता रहा था कि तुमसे ये ना पेपर में पूछ सकते हैं कि तो ये ना कंसेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट का ये किसने दिया था. ये 1 मार्क्स MCQ में 100% आ सकता है. डॉक्टर महबूब अल हक इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. अब इसमें था क्या, डॉक्टर हक है डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो पीपल की चॉइसेस होती है ना वो बढ़ा देता है. मतलब डॉक्टर हक डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट इनलार्ज पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ. पीपल आर सेंट्रल टू ऑल डेवलपमेंट अंडर दिस कंसेप्ट. अब जैसे मैं बताऊं कि चॉइसेस बढ़ जाती है, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो ह्यूमन की चॉइसेस बढ़ा सकता है, मतलब उनकी चॉइस को इनलार्ज कर देता है. मतलब मान लो कि मैंने बहुत अच्छी खासी पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, तो मेरे पास चॉइसेस बन जाती है ना, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन एक जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं पढ़ा उसके पास भाई साहब सिंपल सा चांसेस रहते हैं कि उसे यही करना है. अब जैसे तुम्हें एक सबसे बेसिक जो तुम बिल्कुल डायरेक्ट समझ जाओगे इन लार्ज द चॉइसेस का मतलब क्या हुआ, कि जो मान लो 10th तक बहुत पढ़ने वाला था, उसकी साइंस भी बहुत बढ़िया थी, उसकी मैथ्स भी बढ़िया थी, उसकी SST भी बढ़िया थी, उसके बाद 3 ऑप्शन खुले होते हैं. वो साइंस मैथ्स भी ले सकता है, वो बायो भी ले सकता है, वो कॉमर्स भी ले सकता है और ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकता है. और एक है कि एक जैसा था मेरा केस, जैसे मैथ्स मेरी बढ़िया नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैथ्स तो मेरा हटा ही दो, साइंस मैथ्स. बायो मेरी बढ़िया थी तो मैंने मतलब मैं बायो ले सकता था. कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था और आर्ट्स थी अपनी, तो मेरे पास बायो और आर्ट्स का ऑप्शन था. ऐसे कि मतलब जो ज़्यादा नहीं पढ़ पाता उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते. मतलब ऐसे तो मैं बेसिक बताऊँ तो है ना. द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर महबूब अल हक. अभी था क्या कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच इनलार्ज पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ. और इसके अंदर होता था क्या था, मतलब जितना भी डेवलपमेंट है ना पीपल उसमें सेंट्रल होते थे. मतलब जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो ये मान लो कोई इंसान है,
अपना, और जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो इसके अराउंड हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना भी डेवलपमेंट है वो सिर्फ इसके लिए करा जा रहा है, लोगों के लिए करा जा रहा है। ठीक है जी। अब है कि द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट इज टू क्रिएट अ कंडीशन वेयर पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ। अब ये बच्चे पूछोगे मीनिंगफुल लाइफ होती क्या है? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि तुम भाई साहब सिर्फ लंबा जियो, मतलब तुम 100-200 साल तक जियो। उस 100-200 साल तक जीने के लिए ये भी है कि तुम हेल्दी लाइफ भी जियो। ऐसे बीमार 100-200 साल जीने का क्या मतलब है? हेल्दी लाइफ भी तो होनी चाहिए ना। तो अब देखो मीनिंगफुल लाइफ का बताऊँ मैं तुम्हें, मैंने ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे थोड़ा रहता है। हाँ देखो, मीनिंगफुल लाइफ के देखो 4 एस्पेक्ट होते हैं। मीनिंगफुल लाइफ मस्ट बी हेल्दी, जो भी मतलब इंसान जी रहा है वो हेल्दी भी होना चाहिए। एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी एंड फ्री टू अचीव देयर गोल। कि एक तो हेल्दी होना चाहिए, वो अपना टैलेंट को डेवलप कर पाए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट जेंडर, वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाए, और साथ ही साथ जो भी अपनी वो लाइफ में अचीव करना चाहे वो अचीव कर सके। तभी तो एक लाइफ जीने का मजा है, ये थोड़ी वो जिए जाओ, कोई मतलब थोड़ी उसका। अब इसे भाई याद कैसे करना है कि ये मीनिंगफुल लाइफ और ये जितना भी है, इसकी ट्रिक है। हम ट्रक से गोवा गए, देखो हम से आ जाएगा हेल्दी, ट्रक से आ जाएगा टैलेंट, से आ जाएगा सोसाइटी, और जी से आ जाएगा गोवा से आ जाएगा अपना गोल। तो भाई ट्रिक मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ी अजीब सी लग सकती है, हम ट्रक से गोवा गए, लेकिन क्या थोड़ा याद करने का है। जैसे देखो, हम से हो गया हेल्दी लाइफ, ट्रक से हो गया टैलेंट डेवलप कर सके, से हो गया सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और गोवा से हो गया गोल अचीव कर सके। तो मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या हुआ कि मस्ट बी हेल्दी, वो अपना टैलेंट डेवलप कर सके, सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, और सबसे मेन जो भी वो गोल है वो गोल अचीव कर सके। ठीक है जी। अभी डू यू नो में कुछ खास है नहीं अपना, कि हाँ ये जरूर है, मैन ऑफ विजन एंड कंपेरिजन पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर महबूब अल हक, और अमृता सेन अपनी इंडिया की थी। अब अपन को क्या पढ़ना है, देखो ऐसे इसमें कुछ खास है नहीं। देखो, लीडिंग अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू एबल टू लीव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या क्या है। तो ये मैंने देखो ये लिख के रख रखा है यहाँ पे, वही चीज़ है वहीं पे लिखी है। तुमको मैं बताऊँ कि जैसे जो भी चीज़ें ऐसे मेन तो लिखी हुई होती है ना, तो क्वेश्चन में आ सकता है। तो तुम ऐसे ऊपर जो खाली स्पेस होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि ये इंपॉर्टेंट, ये मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, उसके पॉइंट 4 पॉइंट। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, MI लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कौन पढ़े फालतू में, इधर ही पॉइंट्स लगा के लिख रखे हैं मैंने। तो अभी अपन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि लीडिंग लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इधर भी पढ़ने पढ़ा था कि जीना ही सब कुछ नहीं है, हेल्दी लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एबल टू गेन नॉलेज, ये बात वही हो गई कि मतलब आप अपना टैलेंट डेवलप कर सको। तो टैलेंट डेवलप होगा तो नॉलेज तो आएगी, मतलब दोनों मतलब सेम है, थोड़ी लैंग्वेज अलग है। इनफ मीन टू एबल टू लिव हेल्दी लाइफ, मतलब ये पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट लगभग सेम ही है। अगर पेपर में तुमसे पूछा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ये 3 के 3 पॉइंट लगा देना। और क्या बचा है अपना नेक्स्ट, ये पढ़ ही लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, और ये जितना भी थी अपनी। एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, नहीं वो यहाँ पे नहीं आ गया, ये अपना हो गया। हाँ, तो अब क्या देयरफॉर एक्सिस्ट, मतलब अपन को सब कुछ चाहिए कि अपने पास एक्सेस टू रिसोर्सेज भी हो, और हेल्दी लाइफ भी हो, और एजुकेशन भी हो। तो इसके लिए होना क्या चाहिए, मतलब देयरफॉर एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि की एरिया ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हेल्दी लाइफ होनी चाहिए अपने पास, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये की एरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट के। क्योंकि देखो, लॉन्ग हेल्दी लाइफ चाहिए अगर आपको, तो उसके लिए आपके पास हेल्थ होनी चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट करना है किसी भी कंट्री का, तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। बीइंग एबल टू डेवलप नॉलेज, अब नॉलेज के लिए भाई साहब क्या डेवलप करोगे तुम, एजुकेशन फैसिलिटीज डेवलप करोगे,
और डिसेंट लाइफ जी सके, मतलब इसके लिए एक्सेस टू रिसोर्सेज ही थोड़ा ऐसा याद कर लेना है कि मैंने बताया था ना मीनिंगफुल लाइफ के लिए तो हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, उसके बाद टैलेंट डेवलप हो सके तुम सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सको और तुम तुम्हारा गोल अचीव कर सको। तो देखो हेल्दी लाइफ के लिए तुम्हें क्या चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़िया चाहिए, और कि तुम टैलेंट डेवलप कर सको या नॉलेज गेन कर सको तो उसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें एजुकेशन चाहिए। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए कि की एरिया कौन से हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, तो वो है एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन। अब क्या है, वेरी ऑफन पीपल डोंट हैव कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। बहुत बार होता है कि लोग इतने डेवलप्ड होते ही नहीं, उनमें इतना मतलब उनमें इतना दिमाग नहीं होता कि वो खुद का भला बुरा सोच पाए। अभी ये क्यों होता है, क्योंकि इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, उनके पास नॉलेज नहीं, सबसे पहला तो ये। अब नॉलेज क्यों नहीं है, मटेरियल पॉवर्टी, उनके पास पैसा ही नहीं है इसलिए नॉलेज ले पाए। अब मान लो कि उनके पास पैसा भी है, वो नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो नीची जात के हैं तो उनसे क्या नाम है, उन्हें पढ़ना मतलब पढ़ाई के अलाउड नहीं हो रहा, पढ़ाई करने के लिए मतलब इजाज़त नहीं मिल रही। मान लो उनके पास पैसा भी है, उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या जो पढ़ाने वाले ना, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वही बढ़िया नहीं है, ये अदर रीज़न। ये याद करने का तरीका है कि तुम इसे याद कैसे करो। जैसे ये पीपल डोंट हैव द बेसिक कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक इवन बेसिक चॉइसेस। अभी क्यों हो सकता है कि देखो, पहला रीज़न है कि उनके पास नॉलेज ही नहीं है, अब है दूसरा कि मटेरियल पॉवर्टी, फिर तीसरा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, चौथा है इनएफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब इसे याद कैसे करना है कि देखो, तुम सबसे पहले बोलो कि यार उसके पास बेचारे के पास नॉलेज नहीं थी, वो बोल, तो फिर तुम्हारा दूसरा तुम पॉइंट लाओ कि चलो उसके पास नॉलेज आ भी जाती लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था, वो नॉलेज तो ले लेता लेकिन पैसा ही नहीं था। फिर तुम बोलो कि भाई साहब उसके पास पैसा भी था और नॉलेज भी ले सकता था, लेकिन सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, नीचे जात का था इसलिए उसे एजुकेशन अलाउड नहीं हुई। फिर तुम ऐसे बोलो, सोचो कि यार चलो उसके पास पैसा भी था, वो एजुकेशन ले सकता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं था वहाँ पर, लेकिन मेन क्या रह गया कि जो वहाँ से वो पढ़ने जा रहा था या जिनसे पढ़ रहा था वही ढंग से नहीं पढ़ा पाया, उनकी इनएफिशिएंसी थी, तो बेचारा मतलब इतना डेवलप नहीं हो सका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्डिंग पीपल कैपेबिलिटीज एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्योंकि अगर इनके मतलब जो ये वाले जो फैक्टर्स है ना, मतलब ये की एरियाज, अगर इनके अंदर लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा ना, तो आगे जाके इनकी जो चॉइसेस है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल तुम्हें बताऊं, जैसे तुम बोलो कि यार आगे जाके भैया चॉइसेस कम कैसे हो जाएगी। मान लो किसी को तुम एजुकेशन अभी शुरुआती लेवल पर अच्छा नहीं दे रहे, तो आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बनने का नहीं सोच सकता, है ना। और कोई है कि जिसने अच्छी खासी एजुकेशन ली है, तो आगे जाके उसके पास वाइड वैरायटी होती है कि वो क्या क्या कर सकता है। वही तो मैंने जैसे बताया था तुम्हें एग्जांपल, कि कोई बच्चा अगर बहुत पढ़ने वाला है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन खुले होते हैं कि साइंस भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकता है। और जिसका मैथ्स में डब्बा गोल है तो उसके पास ह्यूमैनिटीज़ का ही ऑप्शन रहता है या कॉमर्स में चल जाता है। तो क्या है, जो अपने जो एरिया होता है ना अपनी चॉइसेस का, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है जी, अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर कौन से हैं। देखो, सबसे पहला पिलर है अपना इक्विटी, फिर आएगा सस्टेनेबिलिटी, फिर आएगा अपना प्रोडक्टिविटी, फिर आएगा एम्पावरमेंट। अब देखो, इक्विटी से तुम समझते जाओ कि जो भी चीज़ें हैं उसमें अपन को इक्वल एक्सेस हो। अभी इक्वल एक्सेस कौन सी चीज़ों में हो, मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अपने लिए कोई स्कीम निकाली, सबके लिए स्कीम निकाली, तो वो स्कीम में सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो, मतलब वो जितनी भी है उसमें सब सारे लोग इक्वली इनरोल कर सके, अमीर और गरीब, उसे बोलते हैं इक्विटी। मतलब इक्विटी मीन्स इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी। अब इसमें मैंने बोलता ना अपॉर्चुनिटी, इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो अवेलेबल है सारी लोगों के लिए। मतलब मैंने अपना एग्जांपल ली, तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, तो जैसे मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी, मतलब जो अपॉर्चुनिटी वो लोगों के लिए है तो सही, सारे लोगों के लिए, लेकिन उसका इक्वल एक्सेस भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, इन सब बेसिस पे, है ना। मतलब इक्वलिटी की डेफिनेशन आए तो मेक इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सबके लिए है उसका सब लोग फ़ायदा उठा पाए। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, इनकम इन इंडियन केस।
ठीक है। अब जैसे तुम्हें इसका एग्जांपल बताऊं कि इंडिया के अंदर जितने भी मतलब जो ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, जैसे ये रहा, इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड पर्सन बिलोंगिंग टू अ सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ड्रॉप आउट्स ऑफ स्कूल। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी जो बैकवर्ड ग्रुप्स के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, क्योंकि यार उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि स्कूल जा पाए। तो अब इससे होता है क्या कि फ्यूचर में जाके उनकी जो चॉइसेस होती है ना, उनका जो वाइड रेंज ऑफ चॉइस होती है वो काफ़ी कॉन्स्टेंट होकर कम हो जाती है। ये देखो, दिस शो हाउ द चॉइसेस ऑफ ग्रुप्स गेट लिमिटेड बाय नॉट हैविंग एक्सेस टू नॉलेज। अब नॉलेज क्यों नहीं, कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनकम उतनी है नहीं। अब अपना चौथा पॉइंट आएगा सस्टेनेबिलिटी। भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। इसका देखो बेसिक मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये है कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि तुम जैसे कोयला अपना वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो तुम कोयला इस्तेमाल करो, तुम पेट्रोलियम इस्तेमाल करो, तुम न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन एक हद में रह के करो कि भैया फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि तुम इस्तेमाल करे जा रहे हो और जो फ्यूचर जनरेशन है वो रिस्क में आ जाए कि भाई उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, ये थी बचपन की डेफिनेशन अपनी, मतलब अपन 10th पढ़ते थे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मतलब बात वही तो रह गई, अगर तुम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी जितनी भी आगे की जनरेशन है उनके पास भी वो सारी की सारी चीज़ें पहुँचती पाई जाएगी। तो मतलब कंटिन्यूटी होती जा रही है, सबके पास पहुँच रही है। कंटिन्यूटी इन द अवेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर द सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि मतलब सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। उसके लिए भाई साहब ये होना चाहिए कि सारे जनरेशन के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो पाएगा। ठीक है। अब ऑल एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज कीपिंग माइंड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल चीज़ है, मतलब अपने ये रॉ मटेरियल्स हैं, फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, सब फ्यूचर को देख के काम में लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आज अपन को आखिरी ज़िंदगी जीनी है, आगे भी लोग आएंगे तो उनके लिए भी कुछ छोड़ जाओ। और मिसयूज ऑफ एनी दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूअर जनरेशन। अब मान लो कि तुमने कोल को, पेट्रोलियम को अंधाधुंध इस्तेमाल करा, तो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा, घंटा। अब इसका गुड एग्जांपल क्या है कि मान लो कि जो गाँवों में होता है वो गर्ल चाइल्ड को ज़्यादातर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाते। मतलब वो एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं समझते कि गर्ल्स के लिए एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना, कि ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबल कब होगा, जब सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो लड़की को तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं रही एजुकेशन की, तो आगे जाके उसकी जितनी भी चॉइसेस है वो थोड़ी कम हो। मतलब उसकी जो चॉइसेस है वो पहले अगर वो एजुकेशन लेती तो इतनी थी कि वो ये काम कर सकती है, वो इतनी ही हो गई क्योंकि बेचारी ने एजुकेशन नहीं मिली। आप अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो, गुड एग्जाम्पल इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग गर्ल टू स्कूल। If a community does not stress the importance of sending its children to a school, many opportunities will be lost to a young woman when they grew up. Their career choice will be severely curtailed, and this will affect the aspect of their life. So each generation must ensure availability of choices and opportunity to its future generation. Availability नहीं होनी चाहिए, equal availability होनी चाहिए। ठीक है भाई। अपना तीसरा पॉइंट आएगा प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी किसके अंदर, ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो दिखती बात है ह्यूमन के अंदर ही प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी हेयर मीन्स बाय ह्यूमन लेबर। प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क, मतलब ह्यूमन वर्क में और प्रोडक्टिविटी आए, क्योंकि जो ह्यूमन है ना वही असली एसेट होते हैं, वही बाकी की जो चीज़ें होती है उनका इस्तेमाल करते हैं और वही पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है जी। Such productivity must be constantly enriched by building capability in people. Ultimately, देखो ये पॉइंट, people are the real wealth of nation. Therefore, efforts to increase their knowledge, provide better health facilities, lead to better work efficiency. क्योंकि ह्यूमन है ना वही सारे के सारे बढ़िया होते हैं। मतलब मेन एसेट है ना वही है, जो उनके अंदर जो मतलब प्रोडक्टिविटी ना वो ज़्यादा डालनी चाहिए, क्योंकि ऑल एंड ऑल तो वही है जो भी करता धरता है, वही आपके रिसोर्सेज को हेल्प मतलब क्या नाम है इस्तेमाल में लेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से। तो मतलब
कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि ह्यूमन को आपको डेवलप करना है, और वो कैसे डेवलप करोगे, उन्हें अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराओ, उन्हें एजुकेशन अच्छी दो, ये करके। ठीक है जी, प्रोडक्टिविटी हो गया। अब आएगा अपना एम्पावरमेंट, लास्ट पॉइंट। एम्पावरमेंट का मतलब है पावर टू मेक चॉइस। यार तुम ये सोचो कि अगर तुम किसी भी चीज़ को चॉइस कर रहे हो, मतलब चूज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास पावर है तभी तो तुम कर पा रहे हो। जैसे हमारे घर का डिसीजन हमारी सारी मेरी माँ लेती, मतलब मेरी दादी। अब उनके पास चॉइस है कि कुछ भी चूज़ कर सकती है। वो चॉइस आई कहाँ से? उनके पास पावर है, तभी तो कुछ चॉइस कर पा रही है। देखो, एम्पावरमेंट मीन्स हैव द पावर टू मेक चॉइस। अभी ये पावर आएगी कहाँ से? बाय इंक्रीजिंग फ्रीडम और कैपेबिलिटी। अब मेरी माँ के पास फ्रीडम है कि भैया उन्हें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, लो की लकीर है, बस वो बोल दे तो वही होगा। और उनके पास कैपेबिलिटी है, दिमाग है बुजुर्ग का, वो तो वही है। और फ्रीडम है कि जो बोल दिया वही होगा, लो की लकीर है वो। तो ये होगा कैसे? एम्पावरमेंट है द पावर टू मेक चॉइस। अब वो चॉइस की पावर कैसे आएगी? उनके पास फ्रीडम हो और कैपेबिलिटी हो। ठीक है जी, अब ये फ्रीडम और कैपेबिलिटी हो। अब ये गुड गवर्नेंस, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर द पीपल। मतलब अच्छी खासी गवर्नेंस हो, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी हो, जिससे उन्हें बताया उनके अंदर एम्पावरमेंट लाई जाए, तो अपनी भी एम्पावरमेंट बढ़ेगी। दिस एम्पावरमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप इज स्पेशली इम्पोर्टेंस। और ये जो एम्पावरमेंट है ना, स्पेशली जो पिछड़े वर्ग है ना, उनका होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका एम्पावरमेंट होगा तो वो भी जनरल लोगों के बराबर आ पाएंगे। तो भाई आज के लिए यही काफ़ी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है। बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मैं इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।